गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण भूगोल में जो पर्यावरणीय समस्याएं टॉपिक है या पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। यानी अपन कहते हैं पर्यावरणीय समस्याओं में सबसे पहले अपन बात करते हैं जो कीटनाशक एवं युद्ध जैसी जो स्थितियां होती है वो पर्यावरण के लिए किस प्रकार से समस्या उत्पन्न करती है या उससे पर्यावरण में किस प्रकार से हानि होती है या भावी जीवन में या दूरगामी पर्यावरण की हानि से क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो आज हम उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, कीटनाशक व युद्ध जैसी स्थिति में या युद्ध से क्या क्या हानि होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कीटनाशक, यानी कि जो हमारे प्रकृति में जो पारिस्थितिक संतुलन में या पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी प्रकार के छोटे बड़े जो जीव जंतु जो कीटनाशक जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अगर उनका नाश होगा या उनका अगर विनाश हो जाएगा तो क्या प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपन कहते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र है वो एक संतुलित चलने वाला जो सिस्टम है, एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम जुड़ा हुआ। जैसे अपन बात करते हैं खाद्य जाल, खाद्य जाल में क्या होता है कि सभी जो जीव जंतु हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते रहते हैं और अगर वो जाल या वो अगर वो खाद्य जाल या खाद्य चेन जो बनी रहती है तो पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहेगा। अगर उस खाद्य जाल में या कहीं फूड चेन में कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आती हो या वहां का जो प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है, वो पर्यावरण के ऊपर होता है। जैसे अपन बात करते हैं कि सबसे पहले के छोटे छोटे जीवों को चूहा खाता है, चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कौन खाता है, कुत्ता खाता है। और जब कुत्ता मर जाता है तो कुत्ते को कौन खाते हैं, जो ऊपर वाले चील वगैरह, बाज वगैरह या छोटे बड़े जो कीटनाशक होते हैं, जो छोटे बड़े कीड़े मकोड़े होते हैं, जो उनको खाकर पर्यावरण को क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं, अपघटक के रूप में वापस उनको बदल देते हैं। तो इस प्रकार से ये एक क्या होती है, चेन चलती रहती है। अगर इस चेन में कहीं पर भी कोई कीटनाशक या कोई जंतु है, जीव जंतु है, अगर वो नष्ट हो जाएगा तो ये चेन अगर बीच में से टूट जाएगी तो इससे क्या होगा, पर्यावरण को हानि होगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीटों के मरने से मुख्य रूप से पर्यावरण शुद्ध रखने में हानि हो गई। यानी जो अपन कहते हैं कि कीटों का नाश होने से जितने भी वातावरण में या पर्यावरण में या पारिस्थितिक तंत्र में छोटे बड़े कीड़े मकोड़े या जो कीट पाए जाते हैं, अगर वो खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, पर्यावरण में हानि होगी या पर्यावरण का ह्रास होगा, अपन कह सकते हैं। जैसे अपन मैंने बता दिया आपको कि जब पशु मर जाते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, कोई मर गया, तो उस मरे हुए जानवर को खाने के लिए या उसको पर्यावरण में से या उसको पारिस्थितिक तंत्र में से उसको समाप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, तो जो जीव जंतु मर जाते हैं तो उसको कुछ भाग उसके जो कुत्ता वगैरह होते हैं वो खा जाते हैं और कुछ भाग होते हैं जो चील बाज वगैरह जो ऊपर उड़ने वाले जो पक्षी हैं वो खा जाते हैं। लेकिन कुछ भाग जो शेष बच जाता है उनको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो खाकर उनको अपघटक के रूप में बदल देते हैं, ताकि जिससे क्या हो, पर्यावरण शुद्ध हो। और जो अपघटक के रूप में बदल देते हैं वो खाद का काम करते हैं। अपन जैसे बात करते हैं कि अगर कीटनाशक नहीं होंगे तो उस मर्द जानवर को, सड़े गले जानवर को कौन खाएगा। अगर कोई खाने वाला नहीं होगा तो सबसे पहले इसके क्या क्या पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वायु प्रदूषण होगा, यानी मृत जानवर है जो अधिक दिनों तक अगर पर्यावरण में या स्थल भाग पर अगर मृत पड़ा है तो उससे क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, यानी वायु में ऐसी दुर्गंध फैल जाएगी। दूसरी बात करते हैं कि वायु प्रदूषण के अलावा उससे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। अगर वो मृत जानवर कहीं नदी नाले बेसिन में है या बेसिन नदी नाले क्षेत्र में है तो उनके साथ में वो कहीं झील तालाब में जाने से वहां का पानी दूषित हो जाएगा, तो इस प्रकार जल प्रदूषण होगा। या वो कहीं ऐसी जगह पे है और अगर जो वर्षा ऋतु का समय है, अगर उस समय में कोई मृत जानवर अगर मर जाता है और फिर बारिश हो जाती है तो बारिश का जो पानी है उसके साथ में गलकर बहकर वो पानी क्या हो जाएगा, अपशिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपन कह सकते हैं जल प्रदूषण हो जाएगा।
यानी वायु प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं अगली बात कि पानी में लाल दवा से कीटों का नाश। यानी अपन क्या करते हैं, अपन पानी को शुद्ध रखने के लिए जो पानी में पाए जाने वाले छोटे बड़े जो कीट होते हैं या जो कीटनाशक होते हैं या जंतु होते हैं छोटे मोटे, उनको अपन लाल दवा डालकर अपन क्या करते हैं, पानी को शुद्ध कर देते हैं। लेकिन जो पानी को लंबे समय तक शुद्ध रखने के लिए उसके अंदर जो जीव जंतु या जो कीट पाए जाते हैं, अगर वो खत्म हो जाएंगे तो पानी है लंबे समय तक वो साफ नहीं रहेगा, क्योंकि पानी में भी कुछ ऐसे कई छोटे बड़े जीव जंतु या कीटनाशक होते हैं जो उन पानी में अन्य जीवों को खाकर पानी को शुद्ध रखते हैं। तो इससे भी क्या होगा, कीटों का नाश होगा और पर्यावरण में हानि होगी। फिर अगली बात करते हैं कृषि के उत्पादन बढ़ाने हेतु अलग अलग प्रकार के रसायनों का उपयोग करके कीटों का नाश करते हैं। अपन क्या करते हैं, कृषि अपन यानी मानव क्या करता है, कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए या उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है, जो रासायनिक खाद बीज उर्वरक का प्रयोग करता है। रासायनिक खाद बीज उर्वरक है या रासायनिक छिड़काव है, इनके प्रयोग करने से जो तत्कालिक प्रभाव होंगे कि यानी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी या अपन कहेंगे कि कृषि योग्य भूमि बन जाएगी। लेकिन जब दूरगामी प्रभाव देखते हैं तो अधिक से अधिक रासायनिक बीजों के प्रयोग से जो मिट्टी की उत्पादन करने की क्षमता है या उत्पादित होने की क्षमता है उसमें कमी आएगी, यानी मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास होगा। और जो मिट्टी में रहने वाले छोटे मोटे जीव जंतु है, अधिक रसायनों के प्रयोग करने से कीड़े मकोड़े कीटनाशक है वो मर जाएंगे, क्योंकि वो फिर मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए जो कृषि योग्य भूमि होती है उसमें कम से कम जो रासायनिक कीटनाशक खाद बीज छिड़काव आदि का प्रयोग करना चाहिए। अगली बात करते हैं जलीय तथा स्थल में रहने वाले कीटों के नाश से जल तथा स्थल भाग में मिट्टी की उर्वरकता में कमी होगी, जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रोजीकरण। यानी अपन बात करते हैं कि जल और स्थलीय भाग, कहीं पर अगर जलीय भाग है कहीं स्थलीय भाग है, तो जल और स्थलीय भाग में अपन कई यानी रासायनिक खाद बीजों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, तो जलीय भाग पर क्या होगा, रासायनिक खाद बीजों के प्रभाव से जल प्रदूषण हो जाएगा। और अगर स्थल भाग पर अपन ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद बीजों का प्रयोग करेंगे, स्प्रे छिड़काव वगैरह करेंगे, तो स्थल भाग की जो मिट्टी की गुणवत्ता उसका अधिक लंबे समय तक लाभ नहीं रहेगा और उसमें जो मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास होगा और जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसमें निरंतर धीरे धीरे कमी आती रहेगी। और जो मिट्टी में और जल में रहने वाले जीव जंतु है या कीड़े मकोड़े या कीटनाशक है वो उनके कारण क्या हो जाएंगे, रसायनों के प्रयोग से नष्ट हो जाएंगे। तो जल प्रदूषण और जो मिट्टी का यानी मृदा प्रदूषण या अपन कह सकते हैं भूमि प्रदूषण होगा। जैसे अपन कहते हैं जो जमीन के अंदर जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं, केंचुआ वगैरह सांप वगैरह होते हैं छोटे बड़े, अगर वो क्या करते हैं जो जमीन की उर्वरक मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखते हैं। जैसे अपन किसी फसल को बोते हैं तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो उस फसल को काटने के बाद उनकी जड़ें होती है वो खाद के रूप में काम कैसे करती हैं। जैसे अपन कहते हैं नाइट्रोजन को, जैसे मूंग है, उड़द है, दाल है, दलहनी फसलें होती है ना, उनकी फसलों की जो जड़ें खेत में रहती है काटने फसल काटने के बाद, तो उनकी फसलों को जो जीव जंतु होते हैं जमीन में रहने वाले वो उनकी जो जड़ें होती है फसलों की, उन जड़ों को अपघटक के रूप में बदल के वहां से नाइट्रोजन से नाइट्रीकरण की प्रक्रिया को या नाइट्रेट की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं और उससे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बनाई रहती है और मिट्टी में हमेशा उत्पादन क्षमता है जो बराबर लगातार चलती रहती है। अगर वो छोटे छोटे कीटनाशक अपघटक का कार्य नहीं करेंगे तो पर्यावरण में ह्रास होगा। अगली बात करते हैं कि वायुमंडल में स्प्रे छिड़काव करके मच्छर या मक्खियां अन्य कीटों के नाशक से पर्यावरण अशुद्ध होगा। यानी अपन कहते हैं कि जो अपन के घरों में चारों ओर अपन कहते हैं घरेलू मक्खियां, जो उनको नष्ट करना या उनको हानि पहुंचाना या मच्छर वगैरह होते हैं या अन्य छोटे छोटे जीव जंतु या कीटनाशक होते हैं, अगर उनको अपन जैसे मच्छर के लिए हीट स्प्रे आता है या मक्खियों के लिए फिनाइल वगैरह आता है,
इनसे अपन क्या तात्कालिक प्रभाव में उनको अपन खत्म कर सकते हैं, लेकिन इनके अगर दूरगामी प्रभाव देखे जाए, अगर ये नहीं होंगे तो इनका कार्य कौन करेगा पर्यावरण में, पारिस्थितिक तंत्र में इनका कार्य कौन करेगा। अगर इनका कार्य करने वाले नहीं होंगे तो इनकी जगह रिक्त स्थान होने वाला, तो उनकी भरपाई नहीं होगी तो पर्यावरण में क्या होगा, असंतुलन होगा। पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। और पारिस्थितिक तंत्र का असफल होना या असंतुलन होना जो क्या करता है, पर्यावरण में हानि की ओर संकेत करता है, यानी पर्यावरण का विनाश होता है। तो इस प्रकार ये भी पर्यावरण के ऊपर प्रभाव डालता है। अगली बात करते हैं कि जो कृषि में कीटनाशक दवाइयों से पर्यावरण की मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी होगी और जल प्रदूषण की समस्या होगी। यानी अपन कृषि कार्य में अधिक से अधिक दवाइयां छिड़काव स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, जो अपन की उत्पादक क्षमता बढ़ जाएगी, मिट्टी की उत्पादन करने की या उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे कि वर्षा ऋतु के समय जब वर्षा का पानी है जो जमीन पर गिरेगा तो जो रासायनिक खाद बीज है वो जमीन के अंदर चले जाएंगे, और जमीन के अंदर चले जाने से क्या होगा, मिट्टी का प्रदूषण यानी भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण हो जाएगा। क्योंकि जो रासायनिक खाद बीजों से क्या होगा, जो पीने योग्य जल है वहां पर अगर इन रासायनिक खाद बीजों का जो असर है या भूमिगत जल में वो जाएंगे तो वहां के जल को क्या कर देंगे, प्रदूषित कर देंगे। और वहां के जल को प्रदूषित करने से क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा या जल प्रदूषण होगा। क्योंकि जो जल में अन्य तत्वों के मिल जाने से यानी रासायनिक तत्वों के मिलने से जल प्रदूषण होगा और उस जल का उपयोग अपन नहीं कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि जब युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, तो ये पर्यावरणीय समस्या कैसे है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों से पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के विस्फोटक सामग्री पर्यावरण में क्या होगा, जैसे युद्ध जैसी स्थिति होगी तो युद्ध में क्या काम लेते हैं अपन, विस्फोटक सामग्री बारूद वगैरह काम लेते हैं। फिर बारूद के विस्फोट से जो जहरीली गैसें निकलती हैं, जहरीली और तथा अन्य कई हानिकारक प्रभाव पदार्थों से पर्यावरण का विनाश होता है। अपन ये कह सकते हैं कि जब युद्ध जैसी स्थिति होती है तो वो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कि सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण में जब गोला बारूद है, तोपें हैं, मशीन गने हैं, स्टैंड गने हैं, बड़े बड़े प्रकार के परमाणु बम है, अगर इनका उपयोग अधिक से अधिक होगा तो सबसे पहली बात है कि परमाणु विस्फोट से या जो बड़े बड़े बम है, एटम बम वगैरह, उनके विस्फोट से सबसे पहले इनसे निकलने वाली जहरीली गैसें तथा अन्य पदार्थों से वायु प्रदूषण होगा। क्योंकि कई लंबे समय तक इनका जो वायु में क्या होगा, जो प्रदूषण है वो लंबे समय तक इनका प्रभाव बना रहेगा और जहरीली गैसों से क्या वहाँ आसपास की जो पर्यावरण है वो बिल्कुल दुष्प्रभावित हो जाएगा और वहाँ पर दम घुटने की समस्या होगी, जिससे प्रकृति में या जो जीव जंतु मानव है, जो जितने भी समुदाय है वो उनमें नष्ट होने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। तो इस प्रकार अगर जीव जंतु या मानव है अगर नष्ट होंगे तो पर्यावरण में असंतुलन होगा, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन होना, अव्यवस्था होना क्या होगा, पर्यावरण को हास होगा। दूसरी बात, जो परमाणु विस्फोट या बम वगैरह विस्फोट करते हैं तो उन विस्फोट से क्या होगा कि जो हानिकारक पदार्थ है, गैस है, रासायनिक पदार्थ होंगे जिन विस्फोट से निकलने वाले वो क्या होंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे और मिट्टी में मिलने के कारण वहाँ की जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो जाएगी, भूमि प्रदूषण हो जाएगा और वहाँ पर जो जल पदार्थ है, जलीय जो स्रोत होते हैं जैसे नदी, नाले, झीलें, सागर, तालाब, तो उन पदार्थों के पानी में मिलने से जल प्रदूषण होगा और सारे जलीय जीव जंतु मर जाएंगे और जल प्रदूषण होगा, जल दूषित हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। अगर सारे जीव जंतु जलीय मर जाएंगे तो पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा होगा, जो सबसे बड़ा पर्यावरण का हानि का कारक है। अपन अगली बात करते हैं, युद्ध होने से विश्व स्तर पर अशांति तथा एक दूसरे देश प्रतिस्पर्धा में अधिक से अधिक विस्फोटक सामग्री बनाएंगे और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण जैसी कई भयंकर समस्याएं होगी जिसके दूरगामी परिणाम हानिकारक होंगे। यानी अपन कहते हैं कि जब युद्ध जैसी स्थिति होती है
तो जो जितने भी देश है जिनके बीच में युद्ध हो रहा है, जैसे 2 देश है, 4 देश है, या विश्व स्तर पर है, या अपन कह सकते हैं तीसरा विश्व युद्ध है, अगर ऐसी समस्या आ जाए तो युद्ध में क्या होंगे, जो देश हैं एक दूसरे देश, वो अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों को जुटाने में प्रयोग करेंगे, प्रकृति को अधिक से अधिक हास पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि उनको प्राकृतिक संसाधनों से क्या गोला बारूद बनाना है, नावें बनानी है, जैसे जल परिवहन का यूज लेने के लिए नावें बनानी होगी, या उनको जो हवाई जहाज बनाने के लिए, या टैंक बनाने के लिए, या मशीन गनें बनाने के लिए लोहा इसका अधिक से अधिक उपयोग करना पड़ेगा। यानी प्रकृति के संसाधनों का समय से पहले और समय में अधिक प्रयोग करने से क्या होगा, प्रकृति का ह्रास होगा, पर्यावरण का विनाश होगा। यानी अपन अधिक से अधिक किसी भी एक ही चीज को या कई चीजों को अधिक से अधिक कम समय में अधिक वस्तुओं का प्रयोग करने से क्या होगा, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाने से, पर्यावरण में असंतुलन पैदा होने से, अव्यवस्था होने से क्या होगा, पर्यावरण का ह्रास होगा। जैसे अपन बात करते हैं जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, जो मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा जहरीली गैसों से वायु प्रदूषण हो जाएगा, और वही अगर पानी में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए तो जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण होगा। अगली बात करते हैं अपन युद्ध होने से मशीन गनें, युद्ध टैंक, तोपें, परीक्षण सामग्री तथा प्रतिस्पर्धा में प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग से युद्ध से जन धन की हानि होगी। जैसे युद्ध जैसी समस्या होने से क्या होगी, बड़े स्तर पर विश्व तौर पर क्या होगी, जन धन की हानि होगी, और जन धन की हानि होना पर्यावरण के लिए एक पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देना है, असंतुलन को। जैसे अपन बात करते हैं युद्ध जैसी स्थिति, जैसे पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे अपन बात करते हैं कि एक उदाहरण, जैसे जापान में परमाणु परीक्षण में जैसे परमाणु बमों का युद्ध किया गया 6 अगस्त 9 अगस्त को, तब वहां पर क्या हुआ था कि जो उन बमों का, परमाणु बमों का जो परिणाम है, वहां का वायु प्रदूषण इतना अधिक हो गया, या वहां की जो भूमि है उनका इतना अधिक प्रदूषण हो गया कि वहां कृषि योग्य भूमि नहीं बचती है, यानी भूमि प्रदूषण हो जाती है, मृदा प्रदूषित हो जाती है, मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है, मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। फिर दूसरी बात, जब वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, मानव प्रजाति हैं, तो उनके लिए जो वायु प्रदूषण से इतना बड़ा खतरा होता है कि उनके वायु प्रदूषण से वहां पर जन्म लेने वाली आने वाली पीढ़ियां हैं जो विकलांग पैदा होती है, जो भावी जीवन में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, जन्मदर हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उन जन्मदर में विकलांग यानी अपंगता जैसे लक्षण आते हैं। यानी अपन कह सकते हैं दिव्यांग बालकों का पैदा होना, जो एक विशेष श्रेणी के, जैसे कोई बहरा व्यक्ति पैदा हो जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई विकलांग यानी हाथ से विकलांग होगा, कोई पैर से विकलांग होगा, यानी मानव के ऊपर शारीरिक प्रभाव पड़ेगा, आगे जन्म लेने वाली पीढ़ियों पर शारीरिक प्रभाव पड़ेगा। और शारीरिक प्रभाव ये है जो परमाणु बमों का अधिक समय, लंबे समय तक उनका प्रभाव रहता है, जिससे अपंगता जैसी समस्या आ जाती है। अगर विश्व स्तर पर अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो अगर बड़े बड़े जो देश हैं, अगर युद्ध जैसी जिसमें उनमें सम्मिलित परियोजनाएं हैं, अगर कोई सम्मिलित परियोजना है, जैसे बांध बना हुआ है, नहर बनी हुई है, या पेट्रोलियम गैस लाइनें हैं सम्मिलित रूप से, तो क्या होगा कि उन गैसों, उन जो सम्मिलित समस्या है, उनकी शर्तों पे क्या होगा, विभाजन हो जाएगा, और वो एक दूसरे का बदला लेने के लिए कहीं नहरों को तोड़ देंगे, कहीं बांधों को तोड़ देंगे। अगर नहरों को तोड़ेंगे तो जल मग्न हो जाएगा, बांधों को तोड़ेंगे तो बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी, जिससे पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा, यानी वनस्पतियां नष्ट हो जाएगी, कृषि योग्य भूमि खत्म हो जाएगी, और ज्यादा दिनों तक जल मग्न रहने से वहां पर दलदली भूमि हो जाएगी, सेम जैसी समस्या हो जाएगी, भूमि लवणीय हो जाएगी। ये सारे जो प्रभाव है पर्यावरण को हानिकारक यानी पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर कोई देश के मध्य अगर सुरंग बनानी है, कोई नहर बनानी है, अगर युद्ध जैसी स्थिति में उस नहर को तोड़ दिया जाए तो जलमग्न हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, जनधन हानि होगी, पर्यावरण नुकसान होगा। या अपन कह सकते हैं जैसे वहां पेयजल पीने का जो स्रोत है, अगर उसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ मिला दिया जाए युद्ध जैसी स्थिति में, तो सारे लोग वहां के मर जाएंगे और पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा। यानी एक दूसरे देश से जो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है।
तो उन सभी का प्रभाव है जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कीटनाशक है और युद्ध जैसी जो स्थितियां हैं वो पर्यावरण को बहुत सारी हानि पहुंचाती है, यानी पर्यावरण में जो असंतुलन पैदा करती है। अपन कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र में जो है असंतुलन या अव्यवस्था होना ही पर्यावरण को सबसे बड़ा खतरा है, जिससे जो जैव विविधता है उसको हानि होगी, और जैव विविधता को हानि होगी तो यहाँ जो जीव जंतु है, जो मानव जाति है, पेड़ पौधे हैं, इनकी संख्या में निरंतर कमी होगी, और इनकी समस्या में कमी होना पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक हानिकारक प्रभाव है। दूरगामी परिणाम इनके बहुत ही खतरनाक होंगे। तो इस प्रकार ये पर्यावरण में अपन जैसे एक उदाहरण है आपको सामने कि जो जापान में जो युद्ध जैसी जो समस्या हुई उनके बाद में अभी भी विकलांग पैदा हो रहे हैं, वहां कृषि योग्य भूमि नहीं है और वहां की जो मिट्टी की उर्वरता है उनमें कमी आ गई है। तो अपन कह सकते हैं युद्ध में जितने भी काम आने वाले परमाणु विस्फोटक रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी जैसे किसी भी बम जैसी परीक्षण का अगर वायु में परीक्षण किया जाए तो वायु प्रदूषण होगा, अगर जल में परीक्षण किया जाए युद्ध के समय तो जल प्रदूषण होगा, अगर भूमिगत परीक्षण किया जाए तो मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास होगा। तो यानी युद्ध की सामग्री जो रासायनिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन सभी से पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये सभी जो चीजें हैं, कीटनाशक है, युद्ध है, ये जो पर्यावरण के पारिस्थितिक तंत्र को असफलता या असंतुलन पैदा करते हैं या अव्यवस्था पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है पर्यावरण में हानि होती है। तो आज हमने पढ़ा कि पर्यावरण में युद्ध और कीटनाशक से किस प्रकार हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। थैंक यू। हमारे इस ज्योग्राफी जंक्शन चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।